राम राम अभिजीत भाई, कैसे हो? सब राम लल्ला की श्रेय, महादेव की कृपा। अच्छा, तो अभी एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, हम्म। रशिया यूक्रेन का, हाँ हाँ अजीत भारती वाला। हाँ तो उसको एड्रेस करना चाहोगे? आपने बोला था कि पुतिन नालायक नहीं है और ओ वो हाँ 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 इन्वेड नहीं करेगा। हाँ हाँ, वो पता नहीं, वो मैंने ओरिजिन ट्रेस करने का कोशिश किया। वो कोई हस्कर नाम, मस्कर नाम का, जीशान मस्कर नाम का कोई लवड़ा है, जनरल सर्जन होके उसको स्टोकेस्टिक का मतलब नहीं पता है। स्टोकेस्टिक ये होता है कि जब आप एक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन वेरिएबल्स करो। विच वेरिएबल्स चेंज एंड द सिचुएशन आल्सो चेंजेस, ऑफ कोर्स। ठीक है। और इसमें क्या है, मेरा मेथडोलॉजी का एक बहुत, एंड मैं अभी भी इस पे दृढ़ हूं कि मैं जो उस देश से निकल रहा है उसको हमेशा ज्यादा मानूंगा एज अपोज टू जो बाहर से निकल रहा है। अगर आप बोलोगे कि मेरे को अमेरिकन इंटेलिजेंस को सुनना चाहिए था, जो मेरे दोस्त जो क्रेमलिन में हैं उससे ज्यादा थे, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। हम्म। जैसे मैं कभी भी इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स को नहीं, और स्पेशली नॉट राना अयूब को मानूंगा ओवर जो हमारे लोग कहते हैं, जो देश में कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये दूसरी पार्ट है। बट हियर्स द थिंग, जेलेंस्की ने भी खुद यही कहा था ना। जेलेंस्की भी बोले जा रहा था कि भाई ये नहीं करने वाले हैं, और तुम लोग अमेरिका प्लीज चुप रहो, नहीं तो फिर तुम इनको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। अभी तक हमको नहीं पता है, मेरे दोस्तों को नहीं पता है कि उन्होंने कैसे ये मिस कर दिया। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज एक ही एक्सप्लेनेशन है कि पुतिन पगला गया है। बट ये देखो, ये पागल जो हाइपोथेसिस है मैं कभी नहीं मानता हूँ। अगर आपने कभी देखा है मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे, मैंने ना ही तो किम जोंग उनको पागल कहा है, ना ही तो कभी इमरान खान को पागल कहा है। जी जिनपिंग को कहा है। नहीं नहीं, शी जिनपिंग को मैंने मूर्ख कहा है। हाँ, कि वो पागल हो गया है, लाइक। पागल नहीं हुआ है, वो हाँ। मूर्ख है, मूर्ख हाँ। था। वो जो एनालॉजी मैंने यूज किया था वो लीगली ब्लॉन्ड का, ब्लॉन्ड, वो ब्लॉन्ड बिम्बो आर्किटाइप है ना, हाँ। जो एक कई सारे चीज में बहुत मूर्खता के ये में आते हैं, पर कई एक चीज में बहुत स्मार्ट होते हैं, सोशली बहुत स्मार्ट होते हैं। हम्म। तो मैं अभी भी ये मैडमैन थीसिस मानने के लिए, ये पागलपने का एक्सप्लेनेशन जो है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। बट अमेजिंगली क्या हुआ, जब मैंने सबको, मेरे मॉस्को में जो भी दोस्त हैं उनको फ़ोन किया गाली देने के लिए उनके, कि BC MC तुमने क्या मेरे को घुमा के रखा है। और हमारा रिश्ता हमेशा सच्चाई का रहा है, ठीक है, वो प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। एक दो तो रोने ही लग गए, और उनका, एंड तभी मेरे को ये हुआ कि ये पता है किस चीज़ पे रो रहे थे, हमारे बच्चे जाके अब अमेरिका में पढ़ नहीं सकते। और तभी मैंने सोचा कि भाई, इनसे अब मेरे को पता चल रहा है कि पुतिन ने इन सब को क्यों डिसीजन मेकिंग सर्कल से बाहर कर रखा है। तो ये इंडिया वाले जो तो इंडिया ब्यूरोक्रेट्स वाले करते हैं, जो 98% जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर 98% के बच्चे फॉरेन जाते हैं पढ़ने। अब जॉइंट सेक्रेटरी, आपने कई सारे जॉइंट सेक्रेटरी के इंटरव्यू किए होंगे, वो इतने भी जीनियस आइंस्टाइन की तरह नहीं है कि उनके 98% बच्चे फॉरेन जाएं। तो किस लिए जा रहे हैं, और उस डर के वजह से वो कैसे कैसे पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, इसका भी थोड़ा अंदाज होना चाहिए। पर तब तक मेरे को अंदाज ही नहीं था। एक ये बात भी तो आ रही है ना कि उसके डिफेंस मिनिस्टर को ही नहीं पता है कि क्या करने वाला है पुतिन, और उसके स्पाई चीफ को, KGB का जो आजकल जो KGB है उसका जो चीफ है, उसको भी नहीं पता है कि पुतिन क्या करने वाला है। यू सॉ द वीडियो जहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्पीक क्लियरली। तो अगर आपने वो वीडियो देखा था, हाँ। वो भी एक किस्म से उलझन में है कि भाई अब हो क्या गया है ये, है ना? हाँ। द ओनली एक्सप्लेनेशन जो मैंने सुना है इज ही स्नैप्ड। और देखिए, ये स्नैप करना बहुत ही खतरनाक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। अगर इसका मतलब है कि आपका जो दुश्मन है वो ऐसे कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपका फ्यूज कट हो जाए और पागल जैसे एक डिसीजन ले लो।
बट आई हैव टू टेल यू, एक मेरा दोस्त था साशा गबुएव, अलेक्जेंडर गबुएव, वो कार्नेगी में काम करता है। उसने 2 महीने पहले ही मेरे को बोला था भाई ये इन्वेजन होने वाला है। और मैंने बोला कि सुन साशा, मैं तेरी बहुत कदर करता हूँ पर तू पागल हो गया है। तेरे सब दोस्त, हमारे सब दोस्त बोल रहे हैं नहीं होने वाला है, तू क्यों बोल रहा है ये होने वाला है? और अगर आप उसका पीस पढ़ें, पहले तो वो इकोनॉमिस्ट में आया था तो मैंने उसको ही गाली देने के लिए बोला था कि कैसे तूने इकोनॉमिस्ट में लिख लिया हरामखोर। ठीक है, तो उसने लिखा। फिर मैंने उधर बोला कि भाई देख, तेरा एनालॉजी क्या है? वो जो शुरू में उसने बोला मेरे को कि देख, ये आंतोन चेखोव जो महान रूसी प्ले राइट थे, प्ले राइट को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखक, नाट्य लेखक। हाँ, नाट्य लेखक। अच्छा। उन्होंने, उनका एक थीसिस था कि अगर आप एक नाटक के शुरू में ही अगर आपने देख लिया कि कमरे में एक बंदूक है, जाहिर है कि नाटक के कोई भी सीन में उस बंदूक का इस्तेमाल होगा। अब उसने मेरे को ये बोला और मैंने बोला कि BCMC ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई ये नहीं है। फिर मैंने पूछा तेरे सोर्स क्या है, तो उसने मेरे को सोर्स बताया। ये मोस्टली अमेरिकन थे और मैं तो कोई अमेरिकन सोर्स को मानता नहीं, क्योंकि इस चीज़ पे अमेरिका कितना झूठ बोल चुका है। आई मीन हर चीज़ में बोलता है। मैं तो कहता ही हूँ कि जो भी उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, थिंक टैंक्स हैं, वो एक स्टेट डिपार्टमेंट का आर्म है बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट का आर्म नहीं है, पर क्या है कि सबको ना फेड करते हैं बेसिकली वो, एंड दे आर टू लेजी टू डू देयर ओन थिंग। वो चूसना पड़ता है क्योंकि उनको जॉब्स चाहिए लेटर। तो सभी को बोलना पड़ता है हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है, एकदम चुतिया पर बकरा होगा पर ये सब जाके बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। कोई भी किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा पब्लिकली, ठीक है ना। तो मेरा हमेशा ये है कि क्राई वुल्फ तो आपको पता है ना कि वो बच्चे ने बोला भेड़िया आ गया, और फिर जब असली में भेड़िया आया किसी ने भेड़िया नहीं आया। तो ये सिचुएशन था और मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि तब तक कुछ जब वो दोनेत्स्क और लुगान्स्क का रिकग्निशन हुआ और वो जो मीटिंग टेलीकास्ट किया गया, तभी कुछ मुड़ा। और मेरे को 1-2 बंदे ने बताया भी था कि मुड़ा है, मैं बस विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि भाई ये शायद, बिकॉज मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैलकुलेशन क्या था। अभी तक मैंने इंटरनेशनल प्रेस में, रूसी प्रेस में, किसी भी प्रेस में एक पीस नहीं पढ़ा है जो मेरे को साफ साफ बता सके कि एंड गेम क्या है, पुतिन क्या सोच रहे थे, इसमें कितने सारी चीजें गलत हो सकती हैं, पुतिन को कैसे पता। अल्टीमेटली पुतिन वाज राइट, स्विफ्ट सैंक्शंस नहीं लगे। मेरे को तो 100% विश्वास था कि स्विफ्ट सैंक्शंस लगेंगे। स्विफ्ट सैंक्शंस हमारे दर्शकों के लिए वो है जो अंतरराष्ट्रीय बैंक ट्रांसफर कर सके। तो इलेक्ट्रॉनिकली जैसे हम फोन पे या पेटीएम पे करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेसिकली नेफ्ट जो है उसका इंटरनेशनल वर्जन है बेसिकली। तो इसमें क्या था, मेरे को अभी भी कोई भी ये नहीं मिला है। जो सैंक्शंस उस पे लगे हैं, कई सारे लोगों पे लगे हैं, ये तो कोई नए सैंक्शंस नहीं है। पर पुतिन सही था, वेस्ट में अभी भी वो दृढ़ निश्चय नहीं है कि वो इस पे ठीक से सैंक्शंस लगाएं। सैंक्शंस लगाएं, रूस को थोड़ी जलन होने वाली है, पर उतना जलन नहीं होने वाला था जैसे ये लोग बोल रहे थे वो लगाने वाले हैं करके। वो देखा, इटली ने बोला कि गुची के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे उसको एग्जेम्प्ट कर दो सैंक्शन से, डायमंड्स कर दो एग्जेम्प्ट। और देखो कौन बोल रहा था, इटली, जर्मनी, हंगरी और एक और देश था जिसने बोला कि भाई हम, रोमानिया, हम बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे आपको स्विफ्ट का कट ऑफ। सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो तो यूएस और जर्मनी से आ रहा है, क्योंकि उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादातर रशिया से हैं। करेक्ट। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एडअप नहीं कर रहे हैं कि पुतिन ने अभी क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन हो जाता तो लगभग 60 से 70% जो हीटिंग होता है जर्मनी में गैस बेस्ड है और इंडस्ट्रियल यूज सब कुछ के लिए, जब वो डिपेंडेंसी हो जाती तब आप जर्मनी और भी ये होता। पर क्लियरली
पुतिन ने हमसे बेहतर सोचा है इसके बारे में। पता नहीं क्यों उसने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि जो सैंक्शंस लगने वाले हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, और जो हम माने जा रहे थे कि वो सैंक्शंस लगने वाले हैं वो सैंक्शंस लगे नहीं। दूसरी बात इसमें क्या है, बहुत ही मेरे को अभी भी ये है कि आप यूक्रेन के अंदर गए, पर यूक्रेन देखिए अफगानिस्तान के साइज का है, इराक से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स बड़ा है। अगर इधर भी इंसर्जेंसी शुरू हो गया, आप क्या करोगे? आपने इसके बारे में सोचा है? नहीं। पर देख लीजिए, रूस यूक्रेन में ज़्यादा कब्जा कर चुका है पहले 48 आवर्स में, 48 माने 48 घंटे में, जितना अमेरिका ने इराक पे किया था उसके इन्वेजन के टाइम पे। हाँ, बट वो लैंड बॉर्डर नहीं था तो वो डिफरेंट था थोड़ा। नहीं नहीं, लैंड बॉर्डर तो था, वो तो कुवैत और सऊदी अरेबिया से कर रहे थे। पर मोस्टली एयर वाला था ना। नहीं नहीं, जो जमीन पे कब्जा किया गया था, जितना जमीन पे कब्जा किया गया था, और ये लोग तो रशिया से रूसियों ने तो कर ही काफी रहे हैं और बेलारूस से भी कर रहे हैं। ये भी है। तो मैंने तो वो वीडियो शेयर भी किया था अपने टाइमलाइन पे। हाँ, मैंने देखा। मैं कभी दैट यू आर रॉन्ग एंड यू एडमिट इट, कोई दिक्कत नहीं है आई इसमें। हैप्पीली एडमिट इट बॉस, आई हैप्पीली एडमिट इट। बट देखो, पॉलिसी ये है कि यू टेक अ कॉल, ये नहीं कि मेरे को पता नहीं, वो अद्वैतन करते हैं ना, नीति 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 नीति, ये मैं नीति नीति नहीं करता हूँ। पॉलिसी माने यू टेक अ स्टैंड, यू से दिस इज गोइंग टू हैपन, इफ इट्स रॉन्ग इट्स रॉन्ग, एंड ऑफ स्टोरी। तो आपको क्यों लगा कि ऐसा नहीं होगा? टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो व्हाट वुड हैव बीन बेटर फॉर पुतिन कि या उसको जो 2 रीजन है वहाँ पे रशिया से मिलते हुए, उनके ऊपर तो रशियंस जो रेबल्स हैं उनका कंट्रोल है, तो ही कुड हैव जस्ट टेकन दैट। तो वो देखो, बिना इन्वेजन के ही वो यूक्रेन को एकदम क्रश कर सकते थे। हाँ, वही। तो इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, मेरे जो सब दोस्त जो क्रेमलिन में नहीं पर जो सरकार में उधर काम करते हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। क्योंकि हमने जो सब पेपर वर्क बना के दिया था उसमें तो ये एनालिसिस था ही नहीं, राइट? तो ये भी हमको सोचना है बहुत ध्यान से। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। बट इतना अगर इन्वेजन कर रहे हैं वो लोग, तो प्रिपरेशन तो चल रही होगी ना बहुत समय से। देखिए, प्रिपरेशन तो हर, इसीलिए बोलते हैं ना, यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, नॉट बेस्ड ऑन इंटेंट। हाँ, हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारा दोस्त है इसीलिए वो जितना भी खरीदे जाए आर्म्स, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन वही जो बंदूक है वो तुम्हारे जो उसके दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, वो कल तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है ना। तो ये कभी भी एक, यू ऑलवेज, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी नॉट ऑन इंटेंट। मतलब सामर्थ्य के हिसाब से आप तैयारी करते हो युद्ध की, ना कि जो आपका इंटेंट उद्देश्य है जो। हाँ। तो ये है लंबी, जैसे सांप है, सांप आपको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे को आर्यांत अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसके पैंट के अंदर, जब सुबह वो पहनने वाला है उसके पैंट के अंदर मैंने सांप डाल दी। ऐसे मैंने 10 लोगों जिसका मैं जायज़ा हड़प करना चाहता हूँ उनके पैंट पे डाल दिया। पैंट पे क्यों पहुँचते हो यार? पैंट कोई देखते नहीं है ना। पर उसके बाद मेरी बीबी ने क्या सोचा कि देख भाई, इसने इन सबको मार डाला है, ये क्या दहेज के लिए मेरे को नहीं मार डालेगा। ऐसे भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो बंदा दूसरों को मारने के लिए तैयार है वो खुद अपनी बीबी को भी मारने के लिए तैयार होगा। ऐसे है। तो इसका हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या हिस्ट्री है यूक्रेन रशिया का? वहाँ पे कितना डेमोक्रेसी है, कितना रशिया में? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सिमिलरिटीज़ हैं, डेमोग्राफिक कल्चर सेम है, एथनिसिटी भी सेम है, और सपोर्ट भी है, थोड़ा सिंपैथीज भी हैं रशिया के साथ। तो वो सब थोड़ा हिस्ट्री में जाके, तो एक तो रिसेंट हिस्ट्री 2014 जो क्रीमिया का हुआ, और उससे फिर पीछे जाते जा सकते हैं। देखो, अगर हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल पहले तक जाना चाहिए, वहाँ से कर सकते हैं शुरू। पहले तक माने 1100 साल पहले, या ऑलमोस्ट 1200 साल पहले ही रख लो, ठीक है।
8वीं फीसदी में, 8th सेंचुरी 8वीं सदी ना, फीसदी नहीं, सदी, आठवीं, फीसदी इज परसेंटेज। ओ अच्छा 8वीं सदी में हाँ क्या हुआ था कि वाइकिंग्स जो हैं, जो आपने वो नेटफ्लिक्स में हाँ सीरियल हाँ देखा होगा हाँ ना, हाँ वाइकिंग्स, और हाँ, अभी दूसरा पार्ट आ रहा है वाइकिंग्स वलहल्ला, यस, तो वही वाइकिंग्स ने आके रूसियों पे कब्जा भी नहीं कह सकते, पर एनीवे अपना साम्राज्य चलाया था। वो था किएवन रूस, जो अभी किएव में है, जो यूक्रेन का राजधानी है, और उसका नाम ही था रूस, रूस माने रेड। और ये जो पहला रशियन स्टेट था वो किएव में पैदा हुआ था। ये लोग बाद में क्रिश्चियन बने, ठीक है। सभी एक ही लैंग्वेज बात करते थे, बिल्कुल मॉस्को तक वही लैंग्वेज बात करते थे। उन दिनों में मॉस्को तो एक छोटा सा नाला भी नहीं था। मॉस्को के पास जो था एक शहर नोवगोरोद, वही जैसे कि हमारे टाइम में बहुत सारे यहाँ चोड़ा, चेरा, पांड्या, चालुक्य, मौर्य ये सब थे, वैसे ही बटा हुआ था छोटे छोटे देशों में। और इसका फ़ायदा उठा के मंगोलों ने, गेंगिस तो नहीं, हुलागु या बाटू खान के टाइम में उन्होंने मंगोलों ने कब्जा कर लिया था रूस पे। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो लैंग्वेजेस थे ये 3 में बट गए। अच्छा, जैसे कि आप अभी भी देखोगे, जब एक देश बटता है एक किस्म से, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान का जो भाषा है वो पाकिस्तान की भाषा से बहुत अलग हो गया है, और बांग्लादेश की जो बंगाली है वो पश्चिम बंगाल के बंगाली से काफ़ी अलग हो गया है। तो सब समझते हैं कि एक किस्म से जब मंगोल एम्पायर सबको एकजुट किया, एकजुट हो जाना चाहिए था, नहीं था, ये रिवर्स हुआ, 3 भाग में बटे। तभी से ये 3 आइडेंटिटी आए उसमें, उक्राइना, बेलारूस, रूस। और रूस जो था वो नॉर्थ में हो गया, नोवगोरोद, जहां से मॉस्को का ये आता है। अब आप देखेंगे तब से इनके सबसे बड़े दुश्मन पोल्स रहे, अलग अलग फॉर्म में। आपको पता भी होगा कि जो अभी पोलैंड का जो पार्ट है एक, वो पहले जर्मनी का पार्ट माना जाता था, प्रशिया, जो अभी कलिनिनग्राड नाम का शहर है, और कलिनिनग्राड जो आजकल रूस में है से लेके ग्दांस्क तक, दांस्क का भी उसका नाम है GDANSK, पहले होता था दांजिग, जर्मनी में, अब पोलैंड का भाग है। तो ये प्रशिया का पार्ट था। ये ट्यूटोनिक नाइट्स नाम के लोग थे, उनके खिलाफ भी जंग होते थे, फिर ये पोल्स के खिलाफ भी जंग होते थे। जब रूस का जो पुराना डिनेस्टी था, जो रूरिकिड डिनेस्टी था, रूरिकिड साम्राज्य नहीं कह सकते, बट एनीवे, जो ये वाइकिंग से सीधा लाइन था। ये कब की बात है? 14 सदी में, 14वीं सदी में क्या हुआ कि मंगोलों के बाद उधर का जार था इवान द टेरेबल, इवान द फोर्थ, इवान द टेरेबल। उसने अपने बेटे को मार डाला। वो पागल था, वो जेन्युइनली पागल था, बहुत ही जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, पागल महाराजा उनकी तरह था, मार डाला। तो मैड किंग। तो उधर से शुरू हुआ द टाइम ऑफ ट्रबल्स, जहाँ कोई राजा नहीं था। बोरिस गुदनोव एक्चुअली जो जार बना वो काफ़ी अच्छा था, पर क्या हुआ, बहुत सारा फैमिन और किसी को खाना नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो उसके वजह से वो ये हुआ, और फिर पोलैंड ने इन्वेड कर दिया, और उन्होंने कई 10, 15, 20 साल, उससे भी ज़्यादा काफ़ी सारा इंटरफेरेंस किया। फिर रोमानोव डायनेस्टी निकला, क्योंकि वो मिखाइल रोमानोव जो था, उसकी कोई पत्नी या माँ वो रूरिकिड लाइन से आती थी, तो उधर से शुरू हुआ रोमानोव डायनेस्टी। रोमानोव डायनेस्टी ने पहले रूस को स्टेबलाइज किया। फिर उस टाइम यूक्रेन नाम का कुछ भी नहीं था, बस एक चीज़ था, ज़ैपोरोजियन शीख। ज़ैपोरोजियन शीख एक किस्म से आजकल जैसे आप अफगानिस्तान को मानोगे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सब छोटे छोटे वॉरलॉर्ड हैं जो अपना अपना काम किए जा रहे हैं, हाँ, वैसे लोग थे उधर। और जो किएव और ये सब था, ये सब पोलैंड के नीचे था। पहले पोलैंड के नीचे था, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हैब्सबर्ग्स के नीचे आया, यानी कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के नीचे।
रूस ने आस्ते 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 सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। हम्म तो पिछले 400 साल से यूक्रेन रूस का पार्ट रहा है। अब अगर आप देखेंगे यूक्रेन, मैं आपको एक मैप भेजने वाला हूँ, जब आप इसको अपलोड करेंगे वो मैप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे रखिएगा। ठीक है। 2 मैप्स है, मैं आपको वो स्क्रीन पे रखने के लिए दूंगा। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ मेरा चेहरा मत देखिएगा, वो मैप दिखाते रहिएगा। उस मैप में आप देखेंगे कि यूक्रेन जो था, जो ज़ैपोरोजियन शीख था, वो बहुत स्मॉल था। जो कीव और ये सब था जिसको आज़ादी दिया गया, वो रूसियों जार ने दिया था। बिफोर 1917, यानी कि हाँ, वेल बिफोर 1917। ये तो 1645 से शुरू हो गया है, 17th सेंचुरी में। 1654 नहीं, हाँ 1654 से शुरू हुआ, 17th सेंचुरी से शुरू हुआ। सो हाँ सॉरी, हाँ मैं 14वीं सदी और 8वीं सदी बोल रहा हूँ, टेक्निकली 9वीं सदी और 15वीं सदी है, बट एनीवे 17th सेंचुरी से ये इनको आज़ादी, यानी कि आज़ादी माने रूस का भाग बनाया गया। और क्या हुआ कि ये सब पोलैंड या ऑस्ट्रिया हंगरी से लिए गए। फिर जब कम्युनिस्ट लोग आए 400 साल रोमानोव डायनेस्टी के बाद, जब कम्युनिस्ट लोग आए, उन्होंने पूरा जो रूस का जो साम्राज्य था उसको रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। और रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कम्युनिस्ट लोग बहुत बकते हैं पर करते हैं उसका उल्टा, ठीक है ना। बोलते हैं सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, पर खुद बस्तर मांगे आजादी, हाँ, फलाना मांगे आजादी, खुद देते किसी को नहीं। हाँ, देते किसी को नहीं है। हाँ, अगर कम्युनिस्ट के नीचे आजादी मांगोगे तो गोली दिल्ली पुलिस की पिटाई आपको बेहतर सूझेगी। वो जो करेंगे आपके साथ भी नहीं करेंगे, आपके पूरे खानदान के साथ करेंगे। तो क्या था कि वो दिखाना चाहते थे कि हम सबको, सब जो छोटे छोटे सब नेशनैलिटीज हैं, बेलारूस, यूक्रेन, कजाक लोग, इनको और भी हम दे रहे हैं। और ये जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट थे, बेलारूशियन नेशनलिस्ट थे, कजाक नेशनलिस्ट, वैसे नेशनलिस्ट थे नहीं थे कजाकिस्तान में उस टाइम। ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेक का कोई नोशन ही नहीं था कि ऐसे कोई देश है करके। वो एथनिक टर्म्स में तो उतना सोचते नहीं। खालिस्तान था वो, खालिस्तान, खालिस्तान हाँ, था, खालिस्तान था। तो क्या हुआ कि ये जो नेशनलिज्म जो डेवलप हुआ था उधर, उसको जैसे अखंड भारत, अखंड यूक्रेन का ये आइडिया था। तो लेनिन ने बोला हाँ हाँ, इनको पूरा अखंड यूक्रेन दे दो। तो जैसे हम कई आपने देखे होंगे अखंड भारत के मैप में, अगर आप ट्विटर पे जाके कोई पागल को देखो कि वो समझता है कि अजरबैजान भी हिंदुस्तान का पार्ट होना चाहिए क्योंकि उधर एक आग का टेम्पल है और एक शिवलिंग है ना, तो इसीलिए अजरबैजान भी, तो ईरान सब हम कब्जा करके उसको एक्चुअली साकार कर दिया उन्होंने। तो यूक्रेन का जो यूक्रेनियन है वो 10% भी नहीं है। बाकी 90% जो नया यूक्रेन है उसमें से तकरीबन 40% जार ने दिया, 40% कम्युनिस्ट ने दिया। और उसमें भी जो भी आप देखेंगे यूक्रेन के बीच में ड्नीपर नदी ऐसे चलता है। हाँ 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 हाँ, उसका जो सब कुछ जो पूरब में है वो या तो लेनिन ने दिया, और जो क्राइमिया का जो पेनिनसुला को क्रुश्चेव ने दिया 1954 में। ओह, क्यों? मेरी मर्जी, मेरे को जो करना है करने दो। तो ये लेकिन था तो उन्हीं के अंडर में ना, था तो सोवियत संघ के बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक बड़ा उत्तर प्रदेश बना दिया, कुछ बड़ा कुछ जोड़ जोड़ के, जो तोड़ जोड़ के उत्तर प्रदेश बना दिया। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना था कि हम यूक्रेन नेशनलिस्ट के सब अखंड यूक्रेन बना रहे हैं, तो तुमको पेपर पर हम तुमको अखंड यूक्रेन दे रहे हैं, लेकिन पर टाइटली कंट्रोल्ड बाय अस। और कितने लोगों को मरवाया स्टालिन ने। होलोमदोर जो उधर फैमिन था, जो बंगाल फैमिन की तरह जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो सब खाना की सामग्री बस उन लोगों को दिया जाता है जो इंडस्ट्री कर रहे हैं, और बहुत सारे करोड़ों लोग मरते हैं। तो वो सब इसी वजह से हुआ। तो हुआ तो सही। अब आप देख लो, जब सोवियत संघ गिरा फिर 1991 में, इनको पता नहीं था कि भाई अरे हमने तो इसके लिए लड़ा नहीं था, हम इसको शायद चाहते भी नहीं थे, पर हमको इतना ज़्यादा मिल गया। तो एक किस्म से ये अखंड भारत की तरह अखंड यूक्रेन साकार हुआ।
इसमें प्रॉब्लम क्या था कि बस करप्शन ही करप्शन था, भ्रष्ट के बाद भ्रष्ट के बाद भ्रष्ट के बाद वो भ्रष्ट। सारे जो ये पुरानी जो स्टेट्स थी जो रशिया के साथ जुड़ी हुई थी, सबका वही कहानी। सबकी वही कहानी है। कई सारे देशों ने अच्छा सा मैनेज किया, जैसे कजाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है, मोर और लेस। आई मीन सब एकदम कंपैरिजन ही कर सकते हैं, हाँ बस। कंपैरिजन ही कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान उतना अच्छा नहीं किया, तुर्कमेनिस्तान ने तो बहुत ही घटिया कर रखा है, पर बहुत पैसा है गैस के वजह से, तो वो ठीक है। बेलारूस ने तो आपने देखा है क्या उसको हो गया है। बट इसमें यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन एक किस्म से पाकिस्तान बन गया। कैसे पाकिस्तान बना, मैं ये दहशतगर्दी के तरह नहीं, पर पाकिस्तान में क्या है कि वो जो 2 लाख लोग हैं, जो तकरीबन 500 खानदान से हैं, जो पूरा का पूरा पाकिस्तान कंट्रोल करते हैं, पंजाब और में से आते हैं, मोस्टली पंजाब में से 99% पंजाब में से आते हैं, और उसका फौजी फाउंडेशन कंट्रोल करते हैं, और जैसे वो सब लैंड कंट्रोल करते सब हैं, कुछ उन्हीं के कंट्रोल में रहता है। वैसे ही इधर यूक्रेन में ये ओलिगार्क्स आ गए, ठीक, एकदम भ्रष्ट, पूरे के पूरे भ्रष्ट थे। और जो भी वो करते थे, यूक्रेन उनके लिए, वो उनका सब असली घर लंदन में होता था, या बॉस्टन में होता था, या न्यूयॉर्क में होता था। जैसे पाकिस्तानी लोग दुबई में या लंदन में घर बनाते हैं, पाकिस्तान को बस मायके की तरह ट्रीट करते हैं, वैसे ही उसको ये बना के रखा था। तो जो भी उधर गलत होता था, जैसे पाकिस्तान बोलता है हिंदुस्तान ने करवाया, हिंदुस्तान ने करवाया, हर चीज रॉ ने करवाया या हिंदुस्तान ने करवाया है, जो भी इधर होता था रूस और केजीबी ने करवाया। फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये एक किस्म से बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बन गया। इसमें एडिशन में क्या हुआ कि अमेरिका अपना छेड़ना सब शुरू कर दिया। वो जो मैदान रेवोल्यूशन हुआ था 2014 में, वो क्या था, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यानुकोविच ने इलेक्शन जीता था। लोगों ने बोला, जैसे ट्रंप के सपोर्टर्स ने 6 जनवरी को नहीं माना कि ये इलेक्शन चोरी नहीं किया गया था, तो अमेरिका क्या बोल रहा है देख लो, जो हमारे इधर हुआ था 6 जनवरी को, वो बहुत गलत है, आप ये सब नहीं कर सकते हैं। पर जो यूक्रेन में हुआ था उस दिन को 2014 में, वो बिल्कुल सही था, वो इलेक्शन चोरी किया गया था। अब तक हमने सबूत नहीं देखे हैं कैसे चोरी किया गया था, बस चोरी किया गया था, ठीक है। और उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाल के अपना प्रेसिडेंट बनाया। उससे रूस ने बोला भाई अब बस, अब बहुत हो चुका है, ये बकवास अब सहा नहीं जाएगा। और उन्होंने आके जो सबसे लास्ट में यूक्रेन को दिया गया था, जो क्रुश्चेव ने 1954 में क्राइमिया दिया गया था, उसको ले लिया, क्योंकि वो 90% रूसी था, ठीक है। अब भी अगर आप देखेंगे यूक्रेन में एक जो स्प्लिट है ऐसे है, जो ड्नीपर नदी का जो पूर्वी तट है उसमें ज़्यादातर रशियन रहते हैं, बिल्कुल, और जो ड्नीपर का जो पश्चिमी तट है उसमें ज़्यादातर यूक्रेनियन जो अपने आप को मानते हैं रहते हैं, पोलैंड साइड जो है, पोलैंड साइड में। इसमें भी एक चीज़ है, अगर आप एक रूरल डिस्ट्रिक्ट का मैपिंग करोगे ना, मोफुसल डिस्ट्रिक्ट्स का मैपिंग करोगे, तो उसमें क्या आता है कि यूक्रेनियन ही ज़्यादा दिखेंगे पूर्वी तट पर भी। अच्छा, क्योंकि जो सब रूसी हैं वो सब शहरों में रहते हैं। ओके, शहरों में रहकर सब वो जो अमीर लोगों का काम है, जो इंडस्ट्री का काम है, वो करते हैं। और जो यूक्रेनियन है वो सब एमएनरेगा पे बाहर रहते हैं, एमएनरेगा की तरह बाहर रहते हैं। तो इकट्ठा करके देखोगे तो रूसी पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, पर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखोगे आपको बस शहरों में ही दिखाई देंगे और बाकी सब आपको यूक्रेनियन दिखाई देगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये तनाव बढ़े जा रहा था। फिर ज़ेलेंस्की आया। ज़ेलेंस्की पहले कॉमेडियन था, और बहुत ही घटिया कॉमेडियन था, वीरदास की तरह। तो आपको पता है फिर कॉमेडियन जब बात करते हैं पॉलिटिक्स पे, यही होने वाला है। आपका देश भी यूक्रेन की तरह ही बटेगा और ये होगा। एनीवे, तो क्या हुआ कि वो इसको क्रीमिया को ले लिया, उसके बाद फिर ज़ेलेंस्की आ गया। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, ज़ेलेंस्की ने क्या बोला था, देखो हमारे
ज़ेलेंस्की यहूदी है बाय द वे। ओके। उसने बोला देखो हमने अपने रूसी भाइयों को जो यूक्रेनी रूसी हैं उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, चलो हम सब मिलके इकट्ठा हों। और इससे उसको बहुत ही उसका ईस्ट को जो पूरब का भी वोट्स मिला था, पश्चिम का भी वोट्स मिला था। नॉर्मली इससे पहले अगर आप इलेक्शन देखोगे हमेशा एक प्रो रूसी कैंडिडेट होता था, एक प्रो वेस्टर्न कैंडिडेट होता था, और जो यूक्रेन का जो इलेक्शन मैप है वो हमेशा बटा था। जो पूर्वी तट था वो हमेशा रशिया की तरफ जो प्रो रशिया कैंडिडेट था उसके लिए वोट करता, और जो भी पश्चिमी तट था वो हमेशा जो प्रो वेस्ट था और एंटी रूसी था उसके लिए वोट करता। ज़ेलेंस्की पहला ऐसा प्रेसिडेंट था जिसने दोनों साइड को अपने लिए वोट करवाया। अब जैसे ही बरखुरदार आए ऑफिस में, सब इसका पर्दाफाश होना शुरू हो गया। पहले तो वो इमरान खान की तरह है, बहुत सारा कोकेन लेता है। सच में मैं ये इफेक्ट के लिए जोक नहीं मार रहा हूँ, सच में कोकेन एडिक्ट है वो। दूसरा क्या हुआ कि उसका पनामा पेपर्स में नाम आया। वो सबसे बोल रहा था कि तुम रूसी एजेंट हो, तुम रूसी एजेंट हो, और निकला कि उसका सब बिजनेस इंटरेस्ट रूस में था। और वो भी पहले की तरह जो भ्रष्ट लोग थे उन्हीं की तरह निकला, जो अपना खुद का ये ओलिगार्क चला रहा था। और फिर क्या हुआ कि ऑल्सो पता तो लगा नहीं, बट वी नो, उसने सब जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो भी उसको अच्छा नहीं लगता था सैंक्शंस लगाता था। अगर तुमने उसके चैनल पे एडवर्टाइज किया, मैं तो गवर्नमेंट कोई तुमको एक्सेस नहीं देगा, तुमको बैंक लोन नहीं मिलेगा, ये सब वगैरह वगैरह। खुद अपने सिटीजन्स पे सैंक्शन लगाया क्योंकि तुम लोग ये नहीं कर रहे हो। पार्लियामेंट, जो उनका पार्लियामेंट है, जो उनका संसद है वेरखोवना रादा, उससे सब उसने पावर छीन के अपने पास रख लिए थे। अब रूस के साथ उन्होंने कुछ साइन किया था, मिन्स्क अग्रीमेंट। मिन्स्क अग्रीमेंट में क्या था कि हम सब प्रदेशों को डिसेंट्रलाइज करेंगे, पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे। ये उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट किए जा रहा था। और ये मिन्स्क एग्रीमेंट रशिया के साथ था। हाँ, बेलारूस के राजधानी मिन्स्क में साइन हुआ था। 214 के बाद जो हुआ, 2014 के बाद 2014 के बाद जो हुआ, उसकी वजह से मिन्स्क एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें बोला कि देखो रूसियों को बहुत गुस्सा है यूक्रेनियंस पे, देयरफॉर आप क्या करोगे, अपने देश को एक साथ रखने के लिए आप इनको ऑटोनॉमी देते रहोगे। जैसे हमने झारखंड को बांटा बिहार से, छत्तीसगढ़ को निकाला मध्य प्रदेश से, तेलंगाना को निकाला आंध्र प्रदेश से, आप इनके चीफ मिनिस्टर बनाओ, उनको चीफ मिनिस्टर को पावर दो ताकि वो खुद अपना ये कर सकें, और हर चीज में यूक्रेन नहीं है। रूसी लोग अपना कल्चर, जो यूक्रेनियन रूसी लोग हैं वो अपना कल्चर चलाना चाहते हैं। तो ये फेडरलाइजेशन का प्रोसेस, डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस, जो भी ज़ेलेंस्की कर रहा था उसके खिलाफ ही कर रहा था। और मिन्स्क में बहुत क्लियर था कि रूस तब तक इन्वेड नहीं करेगा, आई मीन इन्वेड तो नहीं, पर सिक्योरिटी गारंटी जो दिया था वो इसके आधार पे दिया था कि भाई तुम ये चुतियापना करो कि रूसियों को जबरदस्ती यूक्रेनियन बनाओ करके। इसमें बहुत ही ये है, मैं सबको बोलूंगा कि आप गूगल पे एक चीज गूगल करो, विकिपीडिया पेज है अज़ोव बटालियन, AZOV बटालियन। ये क्या थे? एक नंबर के पागल माने नेक्स्ट लेवल पागल, साइकोपैथ। जो कोई हिंदी में साइकोपैथ पिक्चर बताओ। बावले तो बहुत ऑर्डिनरी वर्ड है बेटा। साइकोपैथ को क्या कहते हैं? सरफिरा। अरे सरफिरा भी नहीं है यार, ये तो साइकोपैथ अलग ही होता है, जो किसी को मारने में बहुत मजा लेता है। उन किस्म के 13-14 हजार लोग थे पैरामिलिट्री में, खुद अपना मिलिशिया बना के रखा था इन लोगों ने। उनको यूक्रेनियन आर्मी में अब्सॉर्ब किया गया। आप समझ लो कि ये सिमी या PFI या स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लोगों को वो जाके सबको मारते काटते हैं, और आप उनका सिमी PFI बटालियन बना दो, PFI रेजिमेंट बना दो हिंदुस्तानी आर्मी में। यही किया इन लोगों ने। और रूस ये देखे जा रहा था, सोचे जा रहा था ये हो क्या रहा है? हमने क्या अग्रीमेंट साइन किया, तुम क्या किए जा रहे हो, और फिर तुम बोले जा रहे हो नेटो। अब देखो, नेटो के
जो एंट्रेंस गाइडलाइंस हैं और जो ईयू के भी एंट्रेंस गाइडलाइंस हैं, उनके तहत यूक्रेन बन ही नहीं सकता था मेंबर। तो ये जेलेंस्की ने फिर से वही काम करना शुरू किया जो उसके पहले आते थे करने के लिए, कि उसको धमकाने के लिए, जैसे पाकिस्तान करता है ना, अगर अमेरिका तुम हमको पैसा नहीं दोगे हम चीन के पास जाएंगे, और चीन अगर हम तुमको पैसा नहीं दोगे तो मैं अमेरिका से ले आऊंगा। यही ये होशियारी करने की कोशिश कर रहा था। और फिर पुतिन ने बोला भाई बस तुम्हारा बकवास यहाँ खत्म होता है, thus far and no further. He snapped. That's the only explanation I've heard. He snapped. तो ये अब तक की कहानी। ये आपने कहा कि जो शहरों में जो लोग रहते हैं वो थोड़े रशिया के, जो पूर्वी शहरों में रहते हैं, अच्छा उस साइड के जो वेस्टर्न साइड में, पश्चिम में मोस्टली यूक्रेनियन ही है। अच्छा, तो अगर आप अटैक्स देखो तो वो भी टारगेट जो कर रहे हैं वो शहरों को कर रहे हैं। हाँ, इफ यू सी, करेक्ट। क्या उसका कोई कोरिलेशन है? नहीं, उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि वो हर शहर को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, देखिए जो ईस्ट है, जो पूरब है उधर, वो वही रशिया बॉर्डर है, तो सबसे आसान है उधर से आने के लिए, जहाँ रशियन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कोई कॉरिलेशन नहीं है, क्योंकि वेस्ट में कोई बॉर्डर, लैंड बॉर्डर नहीं है जिसके थ्रू वो वेस्ट में भी एक ही समय पे आ जाए। पर जहाँ भी रूस और यूक्रेन और बेलारूस और यूक्रेन का बॉर्डर है, या काले समुंदर का तट है, हर जगह से उन्होंने इन्वेजन किया है। और बेलारूस से पास भी है ना कीव, जो राजधानी है। हाँ, तो अगर आप देखेंगे, अगर ये यूक्रेन है, ये पूर्वी यूक्रेन है, पूर्वी यूक्रेन के ऊपर है साइड पे, और ऊपर है रूस, नीचे है समुद्री तट, ठीक है ना। और पूरा समुद्री तट एक किस्म से रूसी मेजॉरिटी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे देख लीजिए, ठीक है ना। अब आया पश्चिम यूक्रेन। पश्चिम यूक्रेन में क्या है, इधर ऊपर बेलारूस है, फिर आगे पोलैंड है, हाँ इधर पोलैंड है, फिर छोटा सा बॉर्डर है स्लोवाकिया के साथ, फिर छोटा सा बॉर्डर है हंगरी के साथ, फिर नीचे जो बॉर्डर है वो मोस्टली मोल्डोविया के साथ है, रोमानिया और मोल्डोविया के साथ। मोल्डोविया एक किस्म से वो रोमानिया का वो भाग था जो रूस ने छीन लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो वो थोड़ा अभी भी इंडिपेंडेंट है, बफर स्टेट टाइप। नहीं, मोल्डोवा इंडिपेंडेंट है, 1991 से इंडिपेंडेंट है, मोर प्रो रशिया, नॉट प्रो रशिया। अच्छा, उसमें क्या था कि एक मोल्डोवा में एक रीजन है, उसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। ओके, वो सबसे पहले, क्योंकि उसमें भी ये रूसी मेजॉरिटी थी, अच्छा, उसको दोनों ने मिलके, यूक्रेन और रूस ने मिलके उसको वही किया था जो रूस ने दोनेत्स्क और लुगांस्क को किया था। उसको एक आर्मी क्रिएट करके, टेक्निकली रूसी थे, पर प्रिटेंड किया ये लोकल लोग हैं, और उसको तोड़वा दिया गया मोल्डोवा से। और उसमें यूक्रेन ने समर्थन किया था रूस का, है ना। तो ये भी बहुत धंधा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभी जैसे उसका स्पीच आया था ज़ेलेंस्की का, उसमें वो कह रहा है कि मैं सबसे कॉल करके, मतलब फ़ोन पे बात कर रहा हूँ वेस्टर्न लीडर्स से कि नेटो में हमको एंट्री दो। मतलब एक तो आपका न्यूट्रलिटी एक ऐसा वे है कि जहाँ पे आप बच सकते हो रशिया से और नेगोशिएट कर सकते हो। आप अब इस टाइम पे जो कारण है युद्ध का, उसको आप डबल डाउन कर रहे हो। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको क्यों कर रहे हैं। Why is insisting on NATO right now? देखो, तो यही तो बात है। एक तो उसका कोकेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग। ये शोबिज में लोगों, बॉलीवुड लोगों का कोकेन का बहुत प्रॉब्लम होता है ना। he has a documented problem with cocaine. Okay. दूसरा क्या है कि इसमें जब आपकी पूरी दुनिया, आपका घर आपके आंखों के सामने जल रहा है, पैनिक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या हुआ है, पुतिन ने बोला है कि भाई देख बेटा, तेरे को इससे निकलना है तो तेरे को 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो हमारा क्राइमिया का, हमने जो क्राइमिया लिया था, वो तेरे को मानना पड़ेगा कि ये अब लीगली
यूक्रेन ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता हूँ, उसको नहीं, कश्मीर का उस Contested part, है। हाँ नहीं, तुम लीगली ये हमको दोगे, हम्म और दूसरा तुम न्यूट्रलिटी मानोगे। हम्म वो भी मान, एक साइड में वो रूस से बोल रहा है हाँ हाँ मैं मानने के लिए तैयार हूँ, दूसरे साइड में वो जाके बोल रहा है हाँ नहीं नहीं मेरे को नेटो 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 नेटो। अगर तुम यही करते रहोगे, पुतिन क्या उल्लू का पट्टा है, देख नहीं पाएगा कि क्या है। तो अभी भी ये सब गेम्स खेले जा रहे हैं। और इसमें जो शकुनी और मंत्रा ने अगर शादी करके एक बेटा पैदा किया था वो है जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन। ओबामा ने यही किया नहीं था नहीं, ना। बिना शादी के अगर पैदा किया था तो ओबामा की भी यही पॉलिसी थी ना, एंकरेज करना उसको, हाँ, यूक्रेन को। तो ये डेमोक्रेट्स ने सब, तो इसमें देखिए ये एक और स्ट्रेन है। अब क्यों ये सब बदला? अगर आप 2001 में देखोगे, पुतिन ने बोला था देखो भाई लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया नेटो में जाना चाहते हैं, ये उनका हक बनता है, वो जो निर्णय लेंगे वो मैं उसको मानूंगा। अगर यूक्रेन नेटो में जाना चाहता है, ये उनका हक है, मैं उसको मानूंगा, ठीक है। पर क्या हुआ इस पूरे इसमें कि क्या बदला 2001 से 2021 में? क्या बदला? बहुत सारी चीजें बताता हूं। पहली चीज था, उस समय भी कोसोवो का जंग हो चुका था। अब देखिए कोसोवो में क्या हुआ था, देख लीजिए। दो जंग थे, एक तो बॉस्निया का जंग था, दूसरा था कोसोवो का जंग। बॉस्निया में नेटो ने बमबारी की और बॉस्नियन सर्ब्स और क्रोएट्स जो अत्याचार कर रहे थे, मुसलमान भी अत्याचार कर रहे थे, पर प्रॉब्लम क्या था, वो हारे जा रहे थे तो इतना अत्याचार का मौका नहीं मिला उनको, ठीक है ना। बम करके सब रुकवा दिया और उन्होंने बोला जो बॉस्नियन सर्ब थे उन्होंने बोला देखो भाई हमको अलग देश चाहिए। नेटो ने बोला नहीं, तुमको अलग देश नहीं मिलेगा, इसकी तुमको इजाजत नहीं है, और जबरदस्ती उनको उसी देश में रहने को बोला। फिर कोसोवो का जब ये हुआ, बिना कोई यूएन के ऑथराइजेशन के, यूएन ने कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया था, उन्होंने जाके सर्बिया पे बमबारी करना शुरू किया, फिर कोसोवो पे कब्जा कर लिया, और फिर उन्होंने बोला क्योंकि इधर इतना अत्याचार हुआ है हम कोसोवो को अलग ये बनाने वाले हैं। अब देखिए एक प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ये यूएन मानता नहीं है पूरा इसको कभी भी पास नहीं किया गया है। जैसे यूएन चार्टर को पास किया गया है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन नाम का कोई ये अभी तक पास नहीं हुआ है, लीगली कुछ नहीं है। पर अज्यूम कर लो कि ये एक लीगल प्रिंसिपल है, क्योंकि आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि वो अखंड चूतिए हैं और उनमें सब गोरे लोग, या सब गोरे लोग, यानी कि जापानी जो हमेशा जो भी गोरे बोलते हैं हाँ 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 मालिक जी मालिक, वही बोलते रहते हैं, उनका एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है। उन्होंने बोला कि आईसीजे ने बोला कि उधर जंग में जाना सही बात था, लीगली करेक्ट था। तो अज्यूम कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एक लीगल है। फिर भी आप मेरे को दिखाओ कौन सा ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जो बोलता है आप बिना यूएन के ऑथराइजेशन के एक अलग ही देश बना सको उससे। तो क्रिएटिंग कोसोवो एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कोसोवो को निकाला गया सर्बिया से, वो इलीगल है। इसीलिए कोसोवो अभी तक मेंबर स्टेट नहीं बन पाया यूएन का। और माइंड यू, कई सारे वेस्टर्न स्टेट्स ने कोसोवो को उसके बावजूद रिकॉग्निशन दे रखा है कि तुम इंडिपेंडेंट स्टेट हो। तो अब ये सब दोनेत्स्क और लुगान्स्क पे सैंक्शंस डाल रहे थे, पर इन्हीं चूतियों ने ये कोसोवो के टाइम को कोसोवो को रिकॉग्नाइज किया था। ये था नंबर 1। नंबर 2 क्या था? इराक में क्या हुआ उस टाइम? रशिया सबसे ज्यादा ऑपोजिशन नहीं कर रहा था, फ्रांस उसका सबसे ज्यादा ऑपोजिशन कर रहा था, क्योंकि जाक शिराक, जो मैं अभी भी मानता हूं फ्रांस के बहुत ही बड़े राष्ट्रपति रहे हैं, शिराक उन महान राष्ट्रपतियों में से शायद लास्ट था, जो एक किस्म का वो स्टैचर होता है ना वो राष्ट्रपति के पद का, एक बहुत ही फ्रेंच। उसके बाद सब प्रेसिडेंट अमेरिकन स्टाइल के हो गए। जो लास्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस था वो जाक शिराक था। उसने सीधे सीधे बोल दिया, बीसी तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं तुमको करने नहीं दूंगा। अगर तुमने ये
सिक्योरिटी काउंसिल पे लाए हो, मैं उसको वीटो करने वाला हूँ। और उसके बाद ही रूस और चीन ने कहा कि अगर तुम ये 2003 में तुम इराक पे हमला करने वाले हो, हम भी इसको वीटो करेंगे। और माइंड यू, इस टाइम ये सब वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब बोले जा रहे थे उधर केमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, मस्टर्ड गैस है, सारिन है, ये है वो है करके सब झूठ। अभी तक उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया है, अभी तक माफी नहीं मांगी है झूठ बोलने के लिए। सब झूठ बोले जा रहे थे, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। वही ना, स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोपेगेंडा ही चला रहे थे अभी वो भी लोग। जाके देखो वो कॉलिन पावेल का वो मशहूर स्पीच, वो एक कोई ये उठाता है टेस्ट ट्यूब, आपको पता है इसमें जहर भरा हुआ है, मैं इसको अगर तोड़ूंगा 1000 लोग मर जाएंगे। कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने जस्टिफाई करके इन्वेड किया। उसका कोई सैंक्शन लगा? कुछ भी नहीं। और मानो या ना मानो, इसकी जो दो सबसे बड़े जो अभी यूक्रेन के इन्वेजन पे पागल होए जा रहे हैं, यूक्रेन और पोलैंड, दोनों ने उस इन्वेजन में पार्ट लिया था। उन दोनों ने मिलके अमेरिका के साथ यूक्रेन इराक के अंदर घुसे थे। ठीक है ना? अब देखिए, इंटरनेशनल वॉर में लीगैलिटी नाम की एक चीज होती है। एक है प्रिवेंटिव वॉर, एक है प्रीएम्प्टिव वॉर। प्रिवेंटिव वॉर माने आर्यहांत और मेरे बीच में बहुत तनाव है, हम एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, पर ये हरामखोर मेरे बीबी पे बुरी नजर डाल रहा है और वो मेरे को मारना चाहता है। तो मैंने देख के, हाँ देख, अभी अगर मैंने कुछ नहीं किया ना, अभी 10 दिन में ये बंदूक खरीद के ये और मेरी बीबी मेरे को मार डालेंगे, तो मैं अभी जाके ये चाकू से तेरे को करके मार डालता हूँ। So basically जो इजराइल ने किया था 90 no 6-day war. no that is different, that is preemptive war. Okay. No. तो जो 10 दिन के बाद होने वाला है, ये मैंने अभी सोच के, कुछ अभी तक मेरे को थोड़ा बहुत सबूत है, मेरे को सबूत है कि मेरे बीबी ने तेरे को चुम्मा दिया रात को। ठीक है, मेरे को सबूत है कि तूने AK-47 खरीदा है, मेरे को वहम है कि तुम उस AK-47 को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हो, और प्लान के 10 दिन पहले मैं तेरे रात को तेरे घर के अंदर आके तेरे को खंजर मारता हूं। ये है प्रिवेंटेटिव वॉर। ये इलीगल है, गैर कानूनी है, ये हो नहीं सकता है। अगर ऐसे ही हुआ, मेरे को फांसी का फंदा लगेगा। दूसरा है प्रीएम्प्टिव वॉर। प्रीएम्प्टिव माने सब कुछ होने वाला है, यानी कि मेरे बीबी ने तेरे को चुम्मा भी नहीं दिया, अब वो तेरा बच्चा की मां बनने वाली है और तेरे पास AK-47 है, और तू मेरे घर के बाहर अभी खड़ा होके मेरे पे गोली चला रहा है, और फिर मैंने, जब तू गोली चला रहा है, तब मैंने चाकू लेके तेरे पेट के अंदर खंजर मारा। मेरे को कोर्ट भी कन्विक्ट नहीं करेगा, और बेसिकली सेल्फ डिफेंस हो गया। सेल्फ डिफेंस हो गया। तो वो कहते हैं प्रीएम्प्टिव वॉर। दैट इज 6 days war। जब वो करने ही वाले थे, जब इजराइल, हाँ, तो उन्होंने पहले कर दिया। हाँ, तो प्रिवेंटेटिव यानी कि रोकने के लिए, और प्रीएम्प्टिव उसी टाइम में रोकने के लिए। ये होने से भी पहले जब आप किसी को रोकें, और होने के समय पे जब आप किसी को रोकें। होने से पहले ही रोकना गैर कानूनी है, होने के टाइम पे रोकना कानूनी है। अमेरिका ने इराक पे क्या किया था, जो प्रिवेंटिव, जो प्रीएम्प्टिव लीगैलिटी था, सॉरी, जो होने वाला था, उनके माइंड में कोई सबूत नहीं था, वो भी नहीं होने वाला था, उसको दिखाया कि ये प्रीएम्प्टिव है। हाँ, प्रीएम्प्टिव है। प्रिवेंटिव किया लेकिन दिखाया प्रीएम्प्टिव है लीगली। एग्जैक्टली। ठीक। तो रूस ने भी यही किया। उसने बोला देखो, अगर तुम इराक में कर सकते हो, तो 10 साल में, अभी तो नहीं, 10 साल में तुम ज्वाइन करोगे नेटो को, और हमारे पेट में खंजर घुसाओगे नहीं, पर खंजर उधर ही रखा है, मैं अभी से तुम्हारा हाथ काट देता हूं। तो जो हुआ है बिल्कुल इराक वॉर की तरह हुआ है। अमेरिका पे कहां सैंक्शंस लगे। तीसरा है लिबिया। लिबिया में क्या हुआ, अगर आप वो UN रेजोल्यूशन पढ़ोगे लिबिया का, उसमें लिखा था यू विल इंश्योर अ सीज फायर।
आप फाइटिंग को रोकोगे, रेजिम चेंज का कुछ नहीं लिखा था उधर। पर फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने जाके पूरा का पूरा रेजिम चेंज ही करवा दिया। उन्होंने सीज फायर नहीं किया, उन्होंने जाके कदाफी के टैंक्स फैंक्स सब मारे। जब उसने सीज फायर मांगा, उन्होंने बोला नहीं, जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक हम तुमको बख्शेंगे नहीं। और पूरा का पूरा वो तो लिंचिंग भी हुआ वो उसका। कुत्ते की मौत मारा गया ना उसको, तड़पा के रोड पे गोली लोगों ने मार के हाँ। उसका हाथ काट के, उंगलियां सब काट के, बहुत बेरहमी से मारा उसको। वो सब ठीक था। फिर वो बोलते हैं कैसे किया तुमने? वो बोलते हैं देखो हमने रूसियों को प्राइवेट में बोला था। अब रूस बोलता है कि भाई तुमने हमको एक गारंटी दी थी गर्बाचेव के टाइम में कि नेटो पश्चिमी ही रहेगा, पश्चिमी यूरोप में ही रहेगा, पूर्वी यूरोप में नहीं आएगा। तो नेटो पूछता है पेपर कहाँ है, हमने कहाँ लिख के दिया था? तो नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन वर्बल अग्रीमेंट के वजह से नेटो मानता नहीं है। पर इधर का रेजिम चेंज जो है लिबिया में, वो भी वर्बल अग्रीमेंट है और बोलते हैं तुमको मानना ही पड़ेगा, वर्बल अग्रीमेंट है। कोई भी अगर वर्बल अग्रीमेंट होता तो यूएन रेजोल्यूशन में ही लिखा होता ना, रेजिम चेंज, कदाफी हैज टू गो एंड बी ट्राइड फॉर वॉर क्राइम्स। ट्रू। तो ये लोगों को चूतिया बनाने में बहुत माहिर है। अब इसमें इसीलिए जो भी ये कहते हैं, ठीक है, माइंडसेट है, मे बी 100 टाइम्स मेरे से गलती होगी। अभी तक मेरे पास क्या 3 गलतियां हुई हैं। ट्रंप का मैंने बोला है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनेगा, वो इलेक्शन हार गया बेचारा। फिर मैंने बोला था अफगानिस्तान नहीं गिरेगा, गिर गया बेचारा। फिर मैंने बोला था पुतिन इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है। पर इसके वजह से मैं मानता हूं कि जो भी वेस्ट की जो ये नैरेटिव मानता है वो चूतिया नहीं है, अखंड चूतिया है, महाअखंड चूतिया है। वो वही है ना। अब दिक्कत ये हो गया है कि रशियन डिसइंफॉर्मेशन तो हो गई, बिकॉज वो वहां तो पे होगा ही। ऑटोक्रेट्स हैं, रशिया ठीक को, है, हाँ बिल्कुल, देयर वो इज तो अ झूठ सिस्टम बोलते रहते हैं, हाँ, बोलते ठीक हैं। है, हाँ। लेकिन वो जो दूसरी साइड में है, जो वेस्टर्न है, मीडिया है, थिंक टैंक्स हैं, सब कुछ, वहां से जो प्रोपेगेंडा आ रहा है दैट इज कंसिडर्ड कोशर एकदम। तो इसमें आप देख के रहे कि मेन्यू में सच्चाई और झूठ का चॉइस है। नहीं, मेरे को मेन्यू में झूठ और इनका झूठ, उनका झूठ, बस। तो अभी क्या, अभी ये लोग कह रहे हैं कि चलो ये स्नैप कर गया, ठीक है, इस पे अटैक नहीं करना था, कर दिया। यहाँ पे फिर भी प्रिवेंटिव वाला, वॉर वाला उसका सिचुएशन मान सकते हैं कि ये जायज है। लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि यही नहीं रुकेगा, ये इसको अखंड रशिया बनाना है, जो पहले सोवियत था उसमें। फिर ये अब देखो, ये शायद बाल्टिक स्टेट्स और इनको भी लेगा, और सब चीज़ों को शायद लेके ही रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों। पहले उनका स्टांस था कि फिनलैंड और स्वीडन, जैसे मैंने बोला था ना 2001 में, भाई वो सीन क्या है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे लास्ट में। मैंने नहीं देखी वो घटिया फिल्म। वो लास्ट में पायल, क्या है उसका नाम? हाँ, वो लास्ट वाला, काजल, क्या, सिमरन जा तू अपनी जिंदगी जी ले। वैसे रूस ने भी पुतिन ने 2001 में बोला था फिनलैंड स्वीडन जा अपनी जिंदगी जी ले। अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट देखो, पुतिन ने बोला है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, अगर फिनलैंड और स्वीडन ने सोचा भी नेटो ज्वाइन करने के लिए, बहुत ही खतरनाक चीजें होंगी। There will be severe consequences. तो अब पुतिन ने निर्णय ले लिया है, अब बस, अब से कुछ नहीं होगा। नेटो ने पश्चिम में जो करना है करो, पूरब के साइड तुमने एक और कंट्री लिया, उसकी बात भी शुरू हुई, हम सीधा ट्रूप्स अंदर भेजने वाले हैं। अब इसका क्यों हुआ? तो एक तो लीगल था, लिबिया, बॉस्निया, ये। दूसरा क्या हुए जा रहा था कि एक इन्होंने, अमेरिकन ने बहुत बार ये कलर्ड रेवोल्यूशंस किए। जो भी रूस का जो दोस्त था उसको पलटा के अपना दोस्त का रेजिम सरकार लाने की कोशिश की। जॉर्जिया में किया, कजाकिस्तान में अभी 2 महीने पहले ही, 2 या 1 महीने पहले ही ट्राई करने की कोशिश की। किर्गिस्तान में किया, ट्राई किया। फिर यूक्रेन में तो 2014 में यही हुआ था। बेलारूस में भी इन्होंने ट्राई किया था। तो ये भी हो रहा था। और रूस देखे जा रहे थे, भाई
मैं तेरा दोस्त हूं या तेरा दुश्मन हूं? क्यों तो मेरे ये किया जा रहा है? रूस में भी उन्होंने ट्राई किया था, बहुत बार ट्राई किया था, ठीक है ना, काम नहीं हुआ, वो दूसरी बात है, पर ट्राई किया था। तीसरा क्या था कि एक ट्रीटी था, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ट्रीटी, यानी कि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर हथियार है, यानी कि मेरे पास ये मान लो चक्कू है, तेरे को मारने के लिए चक्कू है, और तेरे पास मेरे को मारने के लिए चक्कू है। मैं क्या करूंगा, मैं ढाल नहीं रखूंगा, और ताकि तेरे को थोड़ा विश्वास हो कि मैंने चुपचाप एक ढाल नहीं खरीदा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम इक्वल हैं। डरना नहीं है, डरना है पर उतना भी डरना नहीं है। इसे कहते थे ABM ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जहां दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, पर दोनों ने अग्री किया कि वो मिसाइल्स डेवलप नहीं करेंगे जो बैलिस्टिक मिसाइल को मार के गिरा सकते हैं। अब अमेरिका ने बोला, देखो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जा रहा है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, सॉरी, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जा रहा है, तो हमको डेवलप ही करना पड़ेगा। देखो नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, तो हमको करना ही पड़ेगा। तो रूस ने बोला, हाँ बिल्कुल सही, तुम भी सच बोल रहे हो भाई, देखो नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, तो क्या करते हैं, हमारा ट्रीटी है कि हम एक दूसरे के खिलाफ ये शील्ड नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं, हम दोनों एक साथ बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर ईरान का मिसाइल यूरोप या अमेरिका जाना है, सबसे पास वाला देश रूस है। अगर नॉर्थ कोरिया का मिसाइल को भी अमेरिका जाना है, सबसे पास वाला देश रूस ही है। तो हमारे टेरिटरी में ही ये मिसाइल रखना उचित होगा, हम जॉइंटली डेवलप करेंगे इसको। और अमेरिका ने बोला नहीं। और फिर कहां कहां उस मिसाइल को स्टेशन किया पता है? पोलैंड में, स्लोवाकिया में शायद, पर पोलैंड में डेफिनेटली है, जापान में। और रूस ने बोला, भाई देख, ये जो मिसाइल, आई टोल्ड यू, रिमेंबर, यू प्रिपेयर फॉर कैपेसिटी नॉट फॉर इंटेंट। बोला तो है कि तुमने ईरान और नॉर्थ कोरिया के लिए ये मिसाइल रखा है, लेकिन हमारे पास क्यों रख रहे हो? मिसाइल, हाँ, पर कल तो ये मिसाइल हमारे मिसाइल को भी गिरा सकता है, क्योंकि तुमने ये हमारे बॉर्डर के पास रखा है। तो ये भी हुआ। तो इतने सारे चीजें पे झूठ बोल के, ठीक है, मान ही लो झूठ ना बोला हो, असली में ये सब हुआ है, विश्वास कहां रहा? ठीक है, तो बेसिकली दिस इज इट। और इंडिया का जो पोजीशन है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया को पोजीशन क्यों नहीं ले रहा, ये रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? भाई देख, किसने बोला है कि इंडिया को पोजीशन नहीं लेना है? 2% के पॉलिटिशियन जिनका कोई फ्यूचर नहीं है कैबिनेट में, 2% के थिंक टैंकर जिनका उधर, और यूक्रेन ने वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, उसमें भी पोजीशन किया था हमारा। और 2% के थिंक टैंकर चुसवाऊ लोग, जिनका चूसने से ही उनको काम मिलेगा डीसी में, यही लोग बोल रहे हैं ना। देखो, मेरे पास एक वो थिंक टैंकर चुतिया है, मेरे सामने 5 साल पहले एक ट्रैक 2 चला था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मैं नाम रिचर्ड हास, जो भी है, उसके सामने उसने ये पॉइंट रेज किया था, उसके सामने गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बोला था, भाई देख, हमारा ये जो है इंडियन ओशन से है, पैसिफिक ओशन से है, और वो भी चीन के बारे में है। ये रूस फूस की बात हमारे से मत कर, रूस पे अगर तू बात करेगा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। और उसने बोला भी था, तुम जो वैल्यूज की बात कर रहे हो, कम से कम पहले अपने आईने में तो खुद का तो शक्ल देखो तुम। ये या तो वो भूल गया है क्योंकि उसकी चड्डी उतारी गई थी, या तो फिर झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत होता है। बट हाउ डू यू सी द सिचुएशन? अच्छा स्टैंड लिया है इंडिया ने? इंडिया ने बिल्कुल सही, जो करना था बिल्कुल सही किया है। ठीक, ये हमारा झगड़ा नहीं है बॉस। और ये यू नो, दिस इज लाइक चूजिंग बिटवीन पॉट कॉलिंग, क्या पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक को हिंदी में क्या कहते हैं? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो एनीवे, तो इंडिया ने बिल्कुल सही किया। और देखो, यूक्रेन ने हमारे खिलाफ बहुत सारी चीजें की है। अभी भी अगर आप देखोगे
यूक्रेन के एम्बेसडर ने अभी थोड़ी देर पहले, आज सुबह ही बोला है, जैसे वार्तालाप की है उसने इंडियन एम्बेसडर के साथ, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं इनको हम हॉस्टेज को क्या कहते हैं, बंदी रख रहे हैं एक किस्म से, कि अगर आप नहीं करोगे शायद वो हम उनको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अपहरण हो रहा है बेशक, अपहरण किया गया है उनका, ठीक है ना, अनऑफिशियली। इसीलिए आप जाके देख लो मेरे टाइमलाइन पे, ट्विटर टाइमलाइन पे, वो बोल रहा है, अंग्रेजी में धमकी दे रहा है। यही यूक्रेन ने हमारे खिलाफ भी स्टेटमेंट जारी की थी। उस टाइम वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं था, पर उसने हमारे खिलाफ स्टेटमेंट जारी की थी जब हमने टेस्ट किया था। हाँ, 1998 में जब वाजपेयी जी ने ये किया था, न्यूक्लियर परमाणु टेस्ट किया था। फिर क्या हुआ, यूक्रेन ने पाकिस्तान को, रूस ने लीथल वेपनरी नहीं बेची है पाकिस्तान को, हेलीकॉप्टर बेचा है, इंजन बेचा है। इन्होंने तो 320 टैंक ही बेचे थे पाकिस्तान को, ठीक है ना। तो ये जो बोल रहे हैं, अरे अब हमारा मदद करो, जाते बाण में चलो, वैसे क्या लग रहा है, अभी ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं करते पता नहीं क्या वेरिएबल्स चेंज होंगे, बट फिर भी देखो, मेरे को तो लगता है इंसर्जेंसी सिचुएशन होने वाला है। अच्छा, क्योंकि वेस्ट इसको फिर से एक अफगानिस्तान बनाना चाहता है या इराक बनाना चाहता है। मिलिटरीली जैसे अफगान का जो गवर्नमेंट था वो ज़्यादा दिन टिका नहीं, और इराक का जो गवर्नमेंट टिका नहीं, पर उसके बाद इंसर्जेंसी शुरू हुआ। शायद मेरे हिसाब से यही होने वाला है। लेकिन उससे पहले कोशिश होगी कि पुतिन भी चाहेगा कि जल्दी से, हाँ, तो वो ये उसने ये टर्म्स लगा के रखा है, शायद अल्टीमेटली ज़ेलेंस्की उसको साइन ही कर दे। ठीक है, तो रूस भी वही चाहेगा कि जितना जल्दी हो हाँ, सके। रूस भी वही चाहेगा कि उन्होंने तो ये भी कंडीशन नहीं रखी कि हमको सरकार बदलनी है। हाँ, पर सरकार तो बदलेगी ही, क्योंकि इसके बाद ज़ेलेंस्की मुंह नहीं दिखा पाएगा अपने लोगों को। अभी बहुत हीरो बन के फिर रहा है, जब उसका कोकेन का सप्लाई खत्म हो जाता है तब हीरो नहीं बन पाएगा वो बेचारा। ठीक है, आप देख लीजिए, एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसका कॉमेडी जो था वीरदास की तरह, वो अपने लंड के साथ पियानो बजा रहा है, ये उसका कॉमेडी था। अच्छा, हाँ, तो इस किस्म का बेवकूफ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस वजह से उसको राष्ट्रपति बनना नहीं चाहिए था, ठीक है। हर बंदे का हक होता है कि वो जो जिंदगी में करे करो, पर ये और कोकेन और तुम्हारा भ्रष्टाचार और तुम्हारा ये यहूदी होके भी नाज़ियों का मदद लेना, वो आज़ोव, हाँ, मैं ये क्वेश्चन मैं भूल गया। ये जो पुतिन ने ये कहा कि डीनाज़िफिकेशन करना है, इसका क्या मतलब है? यही आज़ोव बटालियन, आप जाके आज़ोव बटालियन को देखो ना, वो एसएस, उनका जो सिंबल ही है वो एसएस सिंबल का एक वेरिएशन है। क्रूकेड जो हाकेनक्राइट्स नहीं, एसएस का ऐसे थंडर की लाइटनिंग को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, वो एसएस, वो जर्मन एसएस जो था, शुटस्टाफेल एसएस, उसको एस को ले एक किस्म से उसको मैनिपुलेट करके हाकेनक्राइट्स भी है पर एसएस भी है। वो बहुत, क्योंकि उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट थे, एक चूतिया था स्टेपान बंदेरा नाम का, वो एसएस में था। वो आके जब जर्मन आर्मी ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया था, वो जाके रूसियों को और यहूदियों को मारता था, टॉर्चर करके मारता था ये, और उसको यूक्रेन का जो भारत रत्न के इक्विवेलेंट का जो ये है वो पद दिया गया था उसे। तो इसीलिए डीनाज़िफिकेशन की बात की है पुतिन ने। डीनाज़िफिकेशन की बात की है। ओके। और इसमें हैरानी की बात है कि जब आप वेस्टर्न चैनल देखोगे, वो बोल रहे हैं, अरे ज़ेलेंस्की तो यहूदी है, आप कैसे उसको नाज़ी बोल रहे हो? वो यहूदी है, पर उसके फौज में जो 13-14 हज़ार लोग हैं वो सीधे सीधे ओपन नाज़ीज़ हैं। और ये जो फिलॉसफी जो है, ये पश्चिम यूक्रेन में, यानी कि पश्चिम ड्नीपर के पश्चिम तट पे बहुत ही ये है। अच्छा। तो ये सब प्रॉब्लम है इधर। तो जितना यूक्रेन लड़ेगा, कंडीशन दिन ब दिन ज्यादा सख्त होते जाएंगे। अब देखते हैं कीव में कितना कोकेन सप्लाई है, क्योंकि उसके बाद जब उसको रियलिटी में आना है तो आना ही है। पर देखो, इसमें सैड बात क्या है कि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं,
उनकी हिस्ट्री जो छोड़ो, जो नाज़ी सब थे वो कई लोग हैं, हमारे को भी, हम मुसलमान को ये नहीं बोल सकते ना कि सब मुसलमान टेररिस्ट हैं क्योंकि 100-200 लोग अपने आप को जिहादी बनाते हैं, 1000-15,000 भी बना ले, पूरे मुसलमान कौम तो जिहादी नहीं है ना। 15 लाख भी बना लें फिर भी 15 करोड़ दें, ठीक है। बट यूक्रेन सफ़र कर रहा है ये छोटा सा भ्रष्ट और नाजियों की वजह से। इट्स सैड बट दैट्स अनफॉर्चुनेटली द वे इट इज। चलो भाई, आपको जाना भी है, 5 बजने वाले। चलो, थैंक यू भाई फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया। हर हर महादेव, जय भवानी।